So let's start with इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर के लिए हम अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अब तक जितने 14-15 लेक्चर्स हुए हैं हमारे, इसमें हमने बिल्कुल जीरो से इस बात को समझते हुए शुरू किया था कि चार्ज किसे कहते हैं, चार्जिंग मेथड्स क्या हैं, कैसे चार्जेस एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, कूलम्स लॉ कैसे अप्लाई किया जा सकता है किसी गिवन सिचुएशन में, कूलम्स लॉ के वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस कैसे हो सकते हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, डेंसिटीज कैसे मेजर करेंगे जब हम लीनियर या सरफेस या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें। और फिर हमने इसी बात को आगे कंटिन्यू रखा टिल वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को भी हमने दो हिस्सों में कवर किया है। पहले सिर्फ पॉइंट चार्ज के केसेस को हमने देखा और फिर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 डिफरेंट वैरायटीज पर बात की। चार्ज किए गए रॉड्स के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी होगी, चार्ज की गई रिंग के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी होगी और चार्ज किए गए डिस्क के लिए। आज की क्लास में बच्चों हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। वेल बिफोर इस पूरी बैकग्राउंड में मैं ये बात बताना भूल गया आपको कि हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर भी बात की थी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक सा कंसेप्ट है दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे स्प्रेड होती है किसी चार्ज के अक्रॉस। सो एज कमिंग ऑन द टॉपिक, मैं आपसे ये कह रहा था कि हम आज की क्लास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। इनफैक्ट एक ऐसा कंसेप्ट जो चैप्टर के आगे आने वाले सभी कंसेप्ट के साथ या आगे आने वाले सभी कंसेप्ट्स इसी पॉइंट से हम लोग समझेंगे। सो द हेडिंग और द कंसेप्ट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फर्दर फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स समझ में आ गया हमको क्या होता है, तो फिर बाद में हम फ्लक्स डेंसिटी के बारे में ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेंगे, बस उसको आराम से हम समझ पाएंगे। फ्लक्स क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। और करंट ट्रेंड्स जो एग्जामिनेशंस के चल रहे हैं, इसमें आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, चाहे वो नीट के एग्जामिनेशंस हों या सीईटी या जेई, जिस किसी भी लेवल के करंट ट्रेंड्स में हमको काफी सारे क्वेश्चंस इसके देखने को मिलते हैं। नाउ इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड व्हाई इट इज नीडेड टू एक्सप्रेस, तो इसके लिए हमको एक और छोटे से कंसेप्ट को हैंडल करना पड़ेगा। एक छोटा सा कंसेप्ट, एक छोटा सा आइडिया हमको पहले समझना होगा, और वो है बच्चों एरिया वेक्टर। बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज ये चीजें सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं बल्कि आगे हमको मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए भी काम में आएंगी। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करना होगा, एरिया वेक्टर क्या है। क्योंकि एरिया वेक्टर को समझते हुए ही हम फ्लक्स को लिख पाते हैं, फ्लक्स को अप्लाई कर पाते हैं या समझ पाते हैं। अब ये जो नाम है बच्चों एरिया वेक्टर, ये अपने आप में ही थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे रॉन्ग है, गलत है। क्योंकि हमने अब तक एरिया के बारे में जब जब डिस्कशन किया तब तक हमने बस उसे एक मैग्नीट्यूड की तरह देखा, एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी की तरह हम उसे कंसिडर करते आए। बिकॉज एरिया इज जस्ट एरिया, डायरेक्शन का क्या सवाल है उसमें, उसमें कोई डायरेक्शन का रेफरेंस तो हम कभी बनाते ही नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत में हम एरिया को वेक्टर कैसे अज्यूम करें और उसको अज्यूम करने का क्या तरीका होगा। ठीक है, तो लेट मी गिव फ्यू एग्जांपल्स। सपोज बच्चों अगर हमारे पास एक एरिया है जो कुछ इस तरीके से बनाया गया है, लाइक दिस इज द एरिया। एंड सपोज हमारे पास एक और एरिया है दूसरा वाला जो कुछ इस तरीके से बनाया गया है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ये दोनों जो एरियाज है ना अपनी मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। जैसे ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और यहां पर भी मैंने लगाया लेंथ और ये ब्रेड्थ। तो अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालूं बच्चों, तो ये एक रेक्टेंगुलर एरिया होने की वजह से मैं L इंटू बी लिख दूंगा बस। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे एक बात सोचने के लिए कह रहा हूं कि क्या ये एरिया जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रखा गया है और ये एरिया जो इस तरीके से वर्टिकली रखा गया है, क्या ये आइडेंटिकल हो सकते हैं?
यस, जरा सोचें इस बात पर, क्या ये आइडेंटिकल माने जा सकते हैं? नो। नहीं, बिल्कुल सही है। हम इन्हें आइडेंटिकल नहीं कंसिडर कर सकते बिकॉज ये एरिया हॉरिजॉन्टल है और ये एरिया वर्टिकल है। जैसे आपकी जो नोटबुक है, आपने उसे टेबल पे रखा या उसी नोटबुक को आपने यूं वर्टिकल रखा, तो इन दोनों बातों में फर्क है। ओके, हालांकि इन दोनों सिचुएशंस में इसका जो मैग्नीट्यूड है, एरिया की जो वैल्यू यहां बन रही है, उसका जो मैग्नीट्यूड बन रहा है वो तो सेम बन रहा है, लेकिन इन दोनों बातों में फर्क है कि ये एरिया हमने कैसे अज्यूम किया है और ये एरिया हमने किसी दूसरे एंगल पर दूसरे तरीके से अज्यूम किया है। सो इस बात को समझना बहुत ज्यादा इसेंशियल हो जाता है कि हम किसी एरिया को कौन सी इंक्लिनेशन पर, कौन से ओरिएंटेशन पर, किस एंगल पर, किस तरीके से रखते हैं। इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस करता है। गेटिंग इट? तो टू अंडरस्टैंड दिस, हमने एक टेक्निक लगाई, हमने एक लॉजिक लगाया। हमने क्या कहा कि हम जिस किसी एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, उसके प्लेन पर, उसके सरफेस पर, जैसे ये इसका प्लेन हो गया, इसका सरफेस हो गया, लाइक दिस, ये इसका प्लेन है, इसके प्लेन पर एक वेक्टर बना देंगे परपेंडिकुलर, और ये जो वेक्टर है, इसी वेक्टर का नाम हमने रखा एरिया वेक्टर। तो देखिए, इस तरीके से रखे गए एरिया का वेक्टर यूं ऊपर जाता है, जबकि यहां जो एरिया मैं बना रहा हूं उसका वेक्टर यूं आगे की तरफ आएगा। अब अगर मैं कोई एरिया हल्का सा इंक्लाइन बना देता हूं, थोड़ा सा तिरछा बनाता हूं, तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से बनाए गए या इस तरीके से रखे गए एरिया का वेक्टर यूं नीचे की तरफ आएगा। और अगर हम कोई एरिया यूं बना देते हैं, जैसे मानो वो अपीयर हो रहा है अप फेसिंग, लाइक दिस, तो हम कह सकते हैं कि इसका एरिया वेक्टर यूं ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस वेक्टर की हेल्प से हम किसी भी गिवन एरिया का ओरिएंटेशन, उसका इंक्लिनेशन, उसका एंगल, उसकी पोजीशन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यह है फायदा एरिया वेक्टर का। जैसे आप यहां पर अगर वीडियो में देखें, मैं इसको थोड़ा सा शेयरिंग को स्टॉप करके आपको बताता हूं, ये आप समझ पाते हैं। ये इस तरीके से एरिया वेक्टर बन गया। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ को, लाइक दिस, दिख पा रहा है आपको? यस सर। यस तो सर। ये जो स्टाइलस है, ये जो पेन है मेरा, ये एरिया वेक्टर हो गया और ये एक्चुअल एरिया। तो अगर मैं अपने हाथ को यूं नीचे कर दूं, तो एरिया वेक्टर का इंक्लिनेशन चेंज हो गया। अगर मैं अपने हाथ को यूं ऊपर की तरफ कर दूं, तो एरिया वेक्टर का इंक्लिनेशन चेंज हो गया। अगर मैं इसे यूं कर दूं, तो इसका एरिया वेक्टर का इंक्लिनेशन चेंज हो गया। मींस इससे क्लियरली हमें यह समझ में आ रहा है कि मैं अपने पाल्म को, अपने हाथ को कैसे रख रहा हूं। ठीक है? यस सर। सो ये काम है एरिया वेक्टर का। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस एरिया वेक्टर को बनाते कैसे हैं, क्या तरीका है उसको बनाने का। तो आंसर सिंपल है बच्चों, जो भी हमारा एक्चुअल एरिया होगा, सरफेस, ये वेक्टर उस पर हमेशा परपेंडिकुलर बनाया जाएगा। ये रूल याद रखिए। ठीक है ना? देखिए, अब यहां पे जब भी मैंने बनाया सरफेस पर जो एरिया है एक्चुअल, उस पर मैंने उसे नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलर बनाया। नॉर्मली, ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। तो नॉर्मल का मतलब यहां पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। गेटिंग इट? यस सर। यस। तो ये हो गया एरिया वेक्टर यूं ऐसे, ये यूं ऐसे परपेंडिकुलर, ये यहां पे आप कह सकते हो ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, और ये यहां पे आप कह सकते हो ऐसे परपेंडिकुलर। एक और बात इसमें समझनी है। सपोज फॉर एग्जांपल किसी जगह पर हमने एक एरिया ना ऐसे बनाया, छोटा सा, और किसी जगह पर हमने एक एरिया ना ऐसे बड़ा बनाया। तो जब हम इन दोनों एरियाज के लिए एरिया वेक्टर बनाएंगे, तो हो सकता है कि छोटे एरिया वेक्टर की लेंथ मैं कम बनाऊं और बड़े वाले की एरिया वेक्टर की लेंथ में ज्यादा बनाऊं। तो हमें दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो इस वेक्टर की लेंथ से हम इस बात का अंदाजा लेंगे कि यहां नीचे का एरिया कितना बड़ा है या छोटा है। और दूसरा ये कि जब कभी भी हमने किसी जगह पर एरिया वेक्टर बनाना है, वो उसके सरफेस पर नॉर्मली बनाया जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलरली बनाया जाएगा। बात समझ आ गई बच्चों? यस सर। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक क्लोज्ड बॉडी होती है, जैसे कि एक क्यूब। तो एक क्लोज्ड बॉडी है,
अब इसके तो 6 अलग अलग सरफेसेस हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक क्यूब के 6 डिफरेंट फेसेस होते हैं। जैसे यहाँ ऊपर का एक सरफेस एरिया हो गया, ये साइड का एक सरफेस एरिया, इस साइड एक, नीचे की तरफ एक, वहां पीछे की तरफ एक, एंड सो ऑन। तो इट मे हैव 6 डिफरेंट सरफेसेस। तो अब क्वेश्चन आएगा कि भाई इनके एरिया वेक्टर्स हम कैसे बनाएंगे। तो आंसर सिंपल है बच्चों। किसी भी क्लोज बॉडी का एरिया वेक्टर उसके सरफेस से बाहर की तरफ बनाया जाएगा, लाइक दिस। आप अंदाजा लगा पा रहे हैं एरिया वेक्टर कैसे बन रहे हैं? बाहर की यस तरफ। सर। मतलब इस वाले सरफेस के लिए लेफ्ट बाहर की तरफ बनाया जाएगा, और ये जो राइट वाला फेस है इसका, इसके लिए राइट बाहर की तरफ बनाया जाएगा। मतलब कोई भी एरिया वेक्टर बॉडी के अंदर की तरफ नहीं होगा, बल्कि सारे के सारे एरिया वेक्टर हमेशा बॉडी में बाहर की तरफ बनाए जाएंगे। आगे बच्चों बात समझ में? यस सर। यस सर। अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। एरिया को हम एज अ वेक्टर कंसिडर करेंगे, कुछ यूं कि उसके सरफेस पर हम एक नॉर्मल परपेंडिकुलर वेक्टर बनाएंगे, जिसकी हेल्प से हम उस एरिया की इंक्लिनेशन, उसकी ओरिएंटेशन, उसका एंगल समझने की कोशिश करेंगे। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पर नॉर्मली बनाया जाएगा। छोटे एरिया के लिए उसकी लेंथ छोटी होगी, बड़े एरिया के लिए उसकी लेंथ बड़ी होगी। किसी क्लोज बॉडी के लिए एरिया वेक्टर हमेशा बॉडी से बाहर की तरफ बनाया जाएगा। सो दीज आर फ्यू कंडीशंस टू बी रिमेंबर्ड। नाउ लेट्स कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है। क्या है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स? और सोचने की बात है, मैं इसको बार बार इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं। तो जब हम इसका कंसेप्ट कवर कर लेंगे, आइडिया हमको जब समझ में आ जाएगी कि ये क्या है, तो यू विल क्विकली रियलाइज कि हाँ यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये फ्लक्स का मतलब समझाना चाहता हूं। फ्लक्स का क्या मतलब होता है? फ्लक्स ये वर्ड बड़ा ही कॉमन है, मतलब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में अप्लाई किया जाए। हम ये वर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नेटिक्स वाले चैप्टर में भी अप्लाई करेंगे, जहां पर मैग्नेटिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए ना, तो फ्लक्स ये वर्ड एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, लैटिन जिसको बोलते हैं उस वर्ड से बना हुआ है, और इसका मतलब होता है टू फ्लो। किसी चीज के बहाव को, किसी चीज के फ्लो होने को हम फ्लक्स कहते हैं। अब ऐसे देखा जाए तो वाटर का भी अपना फ्लक्स हो जाएगा, एयर का भी अपना एक ड्रैग, अपना एक फ्लक्स हो जाएगा, या किसी प्रॉपर्टी का बहना, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज का फ्लो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का फ्लो, वो भी फ्लक्स कहलाता है। गेटिंग इट? तो वैसे देखा जाए तो इसके डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से हम बात करें तो हम कहेंगे टू फ्लो। किसी चीज का बहना, किसी चीज का फ्लो करना, किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, ठीक है, बह कर जाना, ये कहलाएगा फ्लक्स। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं किस चीज की? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, यार ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या बह रहा है यहाँ पे, ऐसा क्या बह रहा है? तो देखो सोचो कि इफ वी हैव अ चार्ज, अगर हमारे पास एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है मान लो, और मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या इस चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज पहुंचेंगी? पहुंच सकती हैं यहां तक? एक बड़ा सा चार्ज अगर मैं ले लूं तो यस सर। हाँ बिल्कुल सही है, इस जगह तक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज पहुंच सकती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जिसे हम, जिसमें हम उसे मेजर करते हैं, उसकी ताकत समझते हैं कि कितना फील्ड यहां तक आया है, कितना स्ट्रांग फील्ड यहां तक आया है, तो वो चार्ज से इस जगह तक कैसे पहुंचा? कोशिश करिए इस चीज को आंसर करने की कि बाय चार्ज। फ्लोइंग। हाँ वेरी गुड, बाय फ्लोइंग बराबर है, लेकिन इसका आंसर कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में छुपा हुआ है। बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यस, बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो हम ये कहते हैं ना कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैल गया, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर हुआ, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बहकर चली गई, तो वो कैसे रिप्रेजेंट की जाएंगी? तो आंसर है बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की मदद से हम उसका एक स्कीम बताते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्चुअली उसमें से ऐसे ऐसे लाइंस निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो एक स्कीम है, वो एक बताने का तरीका है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है। अब चाहे जो कुछ भी हो, बात तो यही सच है ना, कि यहां से चार्ज से इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज निकली और इस जगह तक पहुंची, और उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की हेल्प लेते हैं और हम ये कहते हैं कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जगह से निकलता हुआ चार्ज के सरफेस पर परपेंडिकुलर जाता हुआ ये फैलता हुआ ऐसे ऐसे आगे की तरफ आ गया। करेक्ट है? हो यस सकता सर। है और ज्यादा यस लाइंस आप सर। यहाँ दिखा दें चाहें तो, अगर आप चाहते हैं तो और ज्यादा लाइन दिखा दें। तो अल्टीमेटली क्या ये एक कुछ इस तरीके का मीनिंग ले रहा है कि यहां से चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बहने लगी और वो यहां तक आकर के पहुंच गई। यस सर। यस सर। इनफैक्ट जहां तक भी फील्ड का एंड है, जहां तक भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है, वो वहां तक पहुंची। तो फ्लक्स का तो मीनिंग बनता है, यहां पर फ्लो है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फ्लो हम मेजर कैसे करें, क्या तरीका लगाएं हम इसको मेजर करने का, इसे कैसे गिने, इसे कैसे एस्टिमेट करें। तो आंसर सिंपल है बच्चों, हम क्या करेंगे कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में एक एरिया बना देंगे हम, बस सीधा सा सिंपल सा एरिया। अपनी मर्जी जितना चाहे जैसा चाहे हम वैसा एरिया यहाँ पे बना देंगे। लेट्स से कि ये जो एरिया मैंने यहाँ पे बनाया है ये कुछ ds इतना मैग्नीट्यूड का है, छोटा सा एरिया मैंने बना लिया। बस मान लो सामने एक मैंने विंडो पकड़ ली उसके। अब हो गया क्या कि बेटा कि ये जो लाइंस यहां से निकल रही हैं चार्ज से, क्या ये इस एरिया के अंदर से पास होने लगेंगी, क्योंकि मैंने तो एक विंडो टाइप एरिया पकड़ लिया, उसके अंदर से पास हो रही हैं, उसके अंदर से जा रही हैं। यस सर। अच्छा ये भी सोचें कि जब हम यहाँ एरिया बनाते हैं ना बेटा तो इसका एक वेक्टर भी बनाएंगे ना, एरिया वेक्टर जिसे हम बोलते हैं। अब यहाँ आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि एरिया वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ये एरिया अगर मैं यूं ने पकड़ के किसी और एंगल पर पकड़ता तो ये एरिया वेक्टर की इंक्लिनेशन चेंज हो जाती है ना। यस सर। यस सर। तो बेटा बहरहाल हमने यहाँ पर एरिया होल्ड किया, एक एरिया बनाया और हम ये देखने लग गए कि इस एरिया में से कितनी लाइंस पास हो रही हैं। हम इसको ऑब्जर्व करने लग गए कि भाई यहां से निकली थी 50-60 लाख लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की, और हमने जो एरिया पकड़ा उसमें से कितनी लाइंस गई। तो बच्चों क्या इस एरिया में से पास होने वाली लाइंस को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं? यस सर। बिल्कुल यस कह सर। सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यही है कि किसी गिवन एरिया में से कितना फील्ड पास होता है, कितनी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज पास होती हैं, कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पास होती है। तो इसका मतलब यही है ना कि कितने लाइंस पास होते हैं। अगर इसमें से ज्यादा लाइंस पास हो गए तो हम ये क्लेम करेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ज्यादा है। और यही एरिया अगर मैं थोड़ा सा दूर पकड़ लूं जहां पर लाइंस बहुत दूर दूर हैं, सेपरेटेड हैं, तो हो सकता है उसमें से कम लाइंस पास हो जाएं। तो फिर हम क्लेम करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम है, यानी कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। समझ आई बच्चों बात? यस सर। तो हम एक टेक्निक लगा रहे हैं जिसे कहते हैं, हम एक अप्रोच यहां पे लगा रहे हैं कि भाई हम फ्लक्स को कैसे गिने। तो हमने बीच में एरिया पकड़ा, अब उस एरिया में से कितने लाइंस जा रहे हैं हमने ये देखना शुरू किया। जितने भी लाइंस उसमें से जा रहे होंगे उनको हमने काउंट किया कि कितने गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये लाइंस तो कुछ असल में है नहीं, लेकिन एक तरीका है इसको समझने का। तो हमने गिना उनको, फिर हमने बोला नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, किसी गिवन एरिया में से कितने लाइंस पास होते हैं, ये क्या कहलाएगा? यस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसमें गड़बड़ है, ध्यान से सुनना बेटा, इसमें गड़बड़ क्या है। इस डेफिनेशन को हमको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। समझते हैं कि किसी जगह पर ना यूं लाइंस पास हो रही हैं, ऐसी लाइंस ऐसे थोड़ी सी तिरछी तिरछी जा रही हैं मान लो, और कुछ कुछ ऐसे सीधी भी गई, फिर ऐसी थोड़ी तिरछी तिरछी जा रही है। जस्ट इमेजिन करो, लाइक दिस। हो सकता है लाइंस का शेप ऐसा हो। अब हमने इसके सामने तो खुशी खुशी एरिया पकड़ लिया, क्योंकि हमारा इंटेंशन तो वही था कि भाई कितने लाइंस जा रहे हैं। इस एरिया का एरिया वेक्टर भी हमने बना दिया यूं, एरिया वेक्टर, या चलो मैं डीएस की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं, तो लेट मी जस्ट कंसीडर डीएस टर्मिनोलॉजी लाइक दिस। लेकिन गौर करने वाली बात है बेटा कि कुछ लाइंस जो है ना ऐसा सीधा जा रहे हैं, बिल्कुल एरिया के अंदर से नॉर्मली जा रहे हैं, मतलब एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल जा रहे हैं। समझे बात को? यस सर। और कुछ लाइंस ऐसे हैं जो ऐसा तिरछा तिरछा जा रहे हैं। अब जो लाइन थोड़ी सी तिरछी जा रही है और जो लाइन सीधी जा रही है वो एक बराबर तो नहीं हो सकती।
उनका इफेक्ट एक जैसा तो नहीं हो सकता। Yes, sir. जस्ट इमेजिन करें, मैं एक एरिया बना के आपको बताता हूं। मान लीजिए कि मैंने एक ऐसे बड़ा सा एरिया बनाया, जस्ट इमेजिन करें, और इसमें से ना एक 3-4 लाइन में जाती हुई दिखा रहा हूं। कुछ लाइन ऐसे सीधे गए और कुछ लाइन ऐसे यूं टेढ़े गए और कुछ लाइन ऐसे यूं टेढ़े गए, और ये जो एरिया मैंने बनाया है इसका वेक्टर यूं आ रहा है, ये ds। तो बच्चों कुछ लाइन इस तरीके से गए कि एरिया के अंदर से बिल्कुल सीधा घुसे, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब वेक्टर के साथ कैसे, एरिया वेक्टर के साथ कैसे, Perpendicular. अरे एरिया वेक्टर के साथ कैसे, पैरेलल। पैरेलल। यहां बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। एरिया पर नॉर्मल, एरिया वेक्टर के साथ कैसे, पैरेलल। पैरेलल। क्योंकि एरिया वेक्टर, देखो मैंने इत्मीनान से कंसेप्ट आपको समझाया, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया पर खुद नॉर्मल है। यस सर। तो ये लाइन इस सरफेस पर, इस एरिया पर नॉर्मल आई, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ कैसी आई, Parallel. पैरेलल पैरेलल। आई। तो कमिंग टू द टॉपिक, कुछ लाइंस जो हैं वो एरिया पर नॉर्मल आ रहे हैं और कुछ लाइन ऐसे इंक्लाइन तिरछे जा रहे हैं। तो क्या इसे भी मैं वन गिनूं और इसे भी मैं वन गिनूं, क्या काउंट में दोनों को बराबर गिनूं क्या मैं, No. नहीं गिन सकता। क्योंकि जो चीज नॉर्मली आ रही है, सीधा आ रही है, उसका काउंट अलग है, और जो चीज यूं तिरछा जा रही है उसका काउंट अलग है, उसका इफेक्ट अलग है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां से 3 लाइन गए, नो। नहीं बोल सकता मैं। जो लाइन सीधा जा रही होगी उसका इफेक्ट अलग पड़ेगा, उसका असर अलग आएगा, और जो लाइन ऐसे इंक्लाइन जा रही है उसका असर अलग जाएगा। तो सिर्फ ये कहना कि इलेक्ट्रिक लाइंस किसी एरिया में से कितने पास हो रहे हैं, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, हमको यहाँ पे इसको करेक्ट करना पड़ेगा। हम बोलेंगे भाई हम उन लाइंस को नहीं गिनेंगे जो तिरछे मिर्चे जा रहे हैं, हम उन लाइंस को गिनेंगे जो सीधे जा रहे हैं। ठीक हो गई बच्चों बात। यस सर। हाँ, तो फिर आपके मन में सवाल आएगा, ठीक है चलो भाई ये लाइन सीधी जा रही है तो वन गिन लो, फिर इसका क्या करें, इन दोनों का क्या करें। तो आंसर है बेटा, इन दोनों के हम कंपोनेंट्स बना लेंगे। इन दोनों का इफेक्ट ऐसा सोचेंगे कि अगर सीधा जाती तो ऐसे एंगल पर जाती, ऐसे सीधा जाती तो ऐसे एंगल पर जाती। तो हो सकता है कि इनका कंपोनेंट यूं लिख लें हम, ई कॉस ऑफ थीटा, और इस लाइन का कंपोनेंट हम लिख लें या कुछ ई कॉस थीटा, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर लाइन सीधा गई तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, काउंट कर लो। लेकिन अगर थोड़ा सा एंगल बनाते हुए गई तो उसका कंपोनेंट बनाओ, या तो तुम एरिया को उस लाइन के लिए परपेंडिकुलर बना दो, या लाइन को उस एरिया के लिए परपेंडिकुलर बना दो, दोनों में से कुछ एक काम करो। बात समझ रहे हैं। यस सर। तो अब फाइनली फ्लक्स की डेफिनेशन हम क्या बनाएंगे, गौर से सुने। हम कहेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया। किसी भी गिवन एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो नॉर्मली यानी कि सीधा जा पाते हैं, सीधा उसमें से पास होते हैं, इस चीज को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अगर कोई लाइन नॉर्मल नहीं जा रही है तो क्या तरीका है अपने पास, कंपोनेंट्स बनाना। Component बना देंगे. हाँ, या तो उस जगह की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कंपोनेंट एरिया के ऊपर नॉर्मल बना लो, यानी कि एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल, एरिया पर अलग नॉर्मल, side. एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल। गौर से सुने बात को। यस सर। या फिर एरिया को थोड़ा तिरछा करके उसका कंपोनेंट बना के लाइन के साथ उसको नॉर्मल करो, दोनों में से कोई एक काम करो। तो फिर जो नेट वैल्यू हमको मिलेगी हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि लाइंस का फ्लो। तो नॉर्मली गिनना जरूरी है। अब ये ठीक है, ये बात बहुत अच्छी है, सही है ये। लेकिन मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई साहब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स खुद एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। वो तो तुम रिप्रेजेंटेशन के लिए स्केच बना रहे हो, डायग्राम बना रहे हो उसकी, ख्याली तौर पे तुम सोच रहे हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता तो कैसे दिखता। तो फिर यहाँ लाइन कहां से गिनते बैठना, वो लाइन खुद इमेजिनरी है तो लाइन गिने कैसा, वी कैन नॉट एक्चुअली काउंट इट। तो फिर मैथमेटिकली इसका तरीका क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा इसको कैलकुलेट करने का। तो बच्चों आंसर सिंपल है। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी जगह पर जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करेंगे तो हम उसको बोलेंगे फाई ई, फाई ई, फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबॉलिक नोटेशन, सिंबल उसका। क्या करो, तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर देखो कितना है, जहां कहीं भी तुमको फ्लक्स निकालना है, जितने एरिया में से निकालना है फ्लक्स उसका एक वेक्टर बनाओ, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो।
क्या ले लो इन दोनों का? डॉट डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, गलती ना करें, एरिया वेक्टर गिवन एरिया पर हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, बस आपका काम फतेह हो जाएगा। मैंने कहा कि भाई मुझे मैग्नीट्यूड में निकालना है, मुझे ऐसा ये सब नहीं चाहिए, तो मैंने लिखा ई डी एस, गौर करो, कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद, मैग्नीट्यूड में लिखने के बाद, क्या इन दोनों के बीच का एंगल कॉस ऑफ थीटा आ जाता है जबकि क्रॉस में साइन आता है? यस सर। तो हो गया काम पूरा आपका, आपने फ्लक्स लिख लिया। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे कि मेरे पास एक आर्बिट्री सी बॉडी है, यूं कोई भी आड़ी टेढ़ी बॉडी, इसमें से ना बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड जो है ना यूं पास हो रही हैं, कुछ ऐसी जा रही हैं, कुछ ऐसी जा रही हैं, कुछ ऐसी जा रही हैं, कुछ सीधी जा रही हैं, कुछ यूं इंक्लाइन जा रही हैं, कुछ यूं जा रही हैं। पूरा एक जाल बना हुआ है यहाँ पे, अलग अलग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अपने अपने रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जा रही हैं। अब हमें निकालना है कि भाई किसी जगह पर फ्लक्स कितना है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, कि एरिया चॉइस करना है। फिर मैंने निकाला भाई इस एरिया का वेक्टर तो यूं जाता है ds, और यहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो यूं चल रही है, तो हम चुपचाप इन दोनों के बीच में का एंगल मेजर कर लेंगे, थीटा। समझ आई बात? यस सर। और अब मुझे इस छोटे से ब्लू वाले एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, तो ये रहा अपना फॉर्मूला। ई का मैग्नीट्यूड ले लो, ds का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों के बीच का एंगल देखो और यूज करो फॉर्मूला ई ds cos थीटा। दैट्स इट। समझे बच्चों बात को? यस सर। अब आप बोलेंगे कि सर हाँ ये ठीक है, लेकिन मेरे को अगर टोटल बॉडी में से निकालना है, पूरे बॉडी में से निकालना है, पूरी बॉडी में से कितना फ्लक्स गया मुझे ये फाइंड आउट करना है, टोटल फ्लक्स। चलो इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे डी फाई लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बट सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट द फाइनल आंसर, टोटल वैल्यू ऑफ फ्लक्स कितना है ये हमें पता करना है, तो बच्चों आंसर बड़ा सिंपल होगा। हम क्या करेंगे, आप ही बताओ। यस, आप ही इंटीग्रेशन। बताओ। वेरी गुड, सिंपल। जो छोटा सा एलिमेंटल फ्लक्स आपने यहां निकाला है, ऐसे छोटे एलिमेंटल एरिया बहुत सारे होंगे, उन सभी एरियाज को जोड़ो, यानी कि इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करो तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो हम जरूरत पड़ने पर टोटल फ्लक्स यूं लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, या हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस कॉस ऑफ थीटा। अब यहां पर ये जो इंटीग्रेशन है ना, एक खास किस्म का इंटीग्रेशन है, हम इसको कहते हैं क्लोज लूप इंटीग्रेशन। ऐसा एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, यूं एक सर्कल बनाते हैं। है तो वही इंटीग्रेशन, डरने वाली बात नहीं है, वही उसी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे जैसे अब तक हम करते आए हैं, वही सारे रूल इंटीग्रेशन के इस पर भी लगेंगे। लेकिन चूंकि हम यहां पर ये पूरे एरिया को क्लोज करके देख रहे हैं कि भाई टोटल कितना फ्लक्स बन रहा है, तो हम इसमें क्लोज लूप नाम का एक एडिशनल टर्म जोड़ देंगे। वही कुछ तो नया कर रहे हैं, क्लोज लूप इंटीग्रेशन। बस पूरे एरिया का इंटीग्रेशन करो, आंसर पता कर लो। बात समझ आ रही है बच्चों? यस। लेट मी टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये जो फ्लक्स है ना, ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अपने आप में से ना ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स स्केलर क्वांटिटी बिकॉज यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आया, तो हम समझ यस सकते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी गिवन सिचुएशन को हैंडल करते वक्त फ्लक्स का आंसर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज तीनों आंसर लेता है। समझ आई बच्चों बात? यस सर। हाँ, अगली बात, जब हम इसे कैलकुलेट करें, जो भी आंसर हमें हमारा इसमें निकलेगा, और हम इसका यूनिट लिखना चाहें कि भाई यूनिट क्या बनता है, तो वी में हैव यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एक यूनिट है इसका ही। एक और यूनिट भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर
एक और यूनिट भी हम इसका यूज करते हैं, दैट मेक्स जूल मीटर पर कूलम। भूलना नहीं इन बातों को, जूल मीटर पर कूलम। नाउ व्हेनेवर नीडेड, इफ यू वांट टू राइट इट्स डायमेंशन, अगर हम इसका डायमेंशन लिखें, सो वी मे गेट द डायमेंशन m1 L3 T-3 I यानी कि करंट -1, ये इसके डायमेंशंस होंगे। हम बड़े आराम से इन डायमेंशंस को बना सकते हैं, बिकॉज हमारे पास अब ये सारे फॉर्मूले तो बन गए हैं, न्यूटन है, मीटर है, कूलम है एंड सो ऑन। तो हम इनके डायमेंशंस बड़े आराम से बहुत आसान तरीके से समझा सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अब मैं इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर नहीं जा रहा हूं। बहरहाल इस तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट होगा। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू विथ 3 to 4 डिफरेंट सिचुएशंस। 3 से 4 सिचुएशंस में आपके सामने समझाने की कोशिश करता हूं, बड़े ध्यान से देखना बेटा। सपोज बच्चों के किसी गिवन सिचुएशन में एक एरिया यूं रखा गया है, लाइक दिस, बिल्कुल वर्टिकल ऐसे, और इस एरिया का एरिया वेक्टर ऐसा है। लेट्स से कि ये एरिया वेक्टर ds मैं बना रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये ऐसा है। मैं पहले एरिया इसकी ओरिएंटेशन आपके सामने बना के बताता हूं। मान लेते हैं किसी दूसरे रीजन में एक एरिया यूं रखा गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, ऊपर या नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन। मान लेते हैं कि किसी और एक सिचुएशन में हमें यह बताया गया कि एरिया वेक्टर यूं रखा गया है, जो कि हल्का सा इंक्लाइंड है, लाइक दिस, हल्का सा इंक्लाइंड है। और इसका एरिया वेक्टर अगर मैं बनाऊं तो सरफेस पर तो नॉर्मल आएगा, लेकिन ऐसे नीचे बनाना पड़ेगा। अब चले इमेजिन करें कि इस सभी जगहों पर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ना ऐसी पास होती जा रही हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूं पास हो रही है, यहां पर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ना यूं पास हो रही है, और यहां पर भी ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूं पास हो रही है। आप कह सकते हो कि ये अपने 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 लेवल पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक हल्का सा रिप्रेजेंटेशन है। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। अब बच्चों ध्यान से देखो और इस चीज को बहुत अच्छे से फील करो, समझो इस बात को कि यहां पर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया के सरफेस पर कैसी हैं? पैरेलल। गलत जवाब, एब्सोल्युटली रॉन्ग। परपेंडिकुलर। एरिया के सरफेस पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ कैसी हैं? पैरेलल। पैरेलल। तो हम जब ये फॉर्मूला लिखते हैं ना, कॉस थीटा, तो याद रखो ये फॉर्मूला हम एरिया वेक्टर के साथ एंगल को मेजर करके लिखते हैं, एरिया के सरफेस के साथ नहीं। तो उस हिसाब से यहां थीटा कितना बनेगा? 0। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। यहां थीटा 0 बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल आ रहा है, मतलब एंगल 0 बन रहा है। और ख्याल रहे एरिया के सरफेस पर परपेंडिकुलर है, तो जब लाइंस ऑफ फोर्स एरिया के सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगी, मतलब एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल होंगी। गलती ना करें इसमें प्लीज। यस सर। तो एंगल तो 0 बन गया बच्चा। अब इस केस में बेटा अगर हम फ्लक्स डिफाइन करते हैं तो हमारा तरीका तो ये है, EDS cos 0, और आप जानते हैं cos 0 1 होता है, यानी कि यहां आंसर आया EDS। अब ये जो भी ds एरिया होगा मेजर कर लें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू पुट अप करें, फ्लक्स आ गया। अच्छा अब यहां ध्यान दें, इस जगह गौर से देखें आप, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एरिया के सरफेस के साथ कैसी हैं, एरिया के प्लेन के साथ कैसी हैं? पैरेलल। लेकिन हमारा एंगल मेजरमेंट किसके साथ होता है? एरिया के प्लेन से होता है या एरिया वेक्टर के साथ होता है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर के साथ यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी हैं? परपेंडिकुलर। मतलब एंगल कितना? 90 90 डिग्री। डिग्री। अब इस फॉर्मूले में दोबारा वापस आते हैं, जहां हम लिखते हैं EDS, लेकिन इस बार बच्चों cos 90 लेना पड़ेगा, और हम जानते हैं cos 90 0 होता है। तो यहां फ्लक्स 0 हो गया। यस सर। यस सर। अब मैं एक चीज आपके दिमाग में अच्छे से बिठाना चाहता हूं
कि फ्लक्स असल में डेवलप कब होता है। तो बच्चों याद रखो, फ्लक्स उस वक्त डेवलप होगा जब चॉइस किए गए एरिया के अंदर से लाइंस पास होंगी। चॉइस किए गए एरिया के थ्रू लाइंस जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके थ्रू, उसके अंदर से जाना चाहिए। अब यहां ध्यान से देखो, क्या कोई भी लाइन इस एरिया के अंदर गई? नो सर। नहीं गई, इसलिए आपने चुपचाप फ्लक्स जीरो बोल दिया, फॉर्मूले की यस। भी जरूरत नहीं है। समझ आ रही है बात? तो कोई भी सिचुएशन जब हमारे सामने आएगी, कोई प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हम ये पहले ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस उस एरिया के अंदर, उस एरिया के थ्रू, उस एरिया को पास करके आगे जा रही हैं क्या। भले एंगल बना के जाए टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन इस एरिया में से घुस रही हैं क्या। अगर नो। एक भी लाइन उसमें से नहीं जा रही है ना, तो हम हमारा आंसर इमीडिएटली बोलेंगे कि फ्लक्स जीरो है। समझे बेटा बात को? यस सर। अच्छा, अब यहां गौर करो, यहां क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इस एरिया वेक्टर में कुछ एंगल बन रहा है थीटा। अब ये कितना भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कितना भी बने। समझ आई? यस सर। यस सर। इस सिचुएशन में तो हमें बस थीटा लिखना है। अब ये थीटा 60, 40, 120 जो भी होगा होगा, और यहां पर हम फ्लक्स का जनरल वैल्यू मेंशन करेंगे, हम बोलेंगे ईडीएस कॉस थीटा। अब जो भी थीटा का वैल्यू आए, आप उस हिसाब से अपना काम कर लो। ठीक हो गया बच्चों बात? यस सर। नाउ सपोज हम एक और अलग कंडीशन यहां पे ऑब्जर्व करना चाहते हैं, एक थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन, कि हमने एक एरिया चॉइस किया जो कुछ इस तरीके का था, लेकिन इसका एरिया वेक्टर पीछे की तरफ जा रहा था, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यूं इस एरिया के थ्रू आगे की तरफ जा रही हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब यहां पर इस सिचुएशन को ध्यान से देखें और बताएं, इन दोनों में एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री। वेरी गुड। गौर करें, ये एंगल हम किन दो चीजों के बीच में मेजर करते हैं? एरिया के सरफेस, उसके प्लेन का कोई रोल है क्या इसमें? नो सर। नहीं है। एंगल मेजरमेंट एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच में होता है। एरिया के प्लेन का इसका कोई रोल नहीं है, एरिया एरिया का प्लेन कैसे रखा गया है इसका कोई रोल नहीं है, हमें बस एरिया वेक्टर की इंक्लिनेशन देखनी है। वैसे अगर मैं बोलूं ना, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस इस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर जा रही हैं, यस सर। है ना, लेकिन हम एंगल थीटा 90 नहीं बोलेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि रूल क्या है, एंगल किसके बीच में मेजर किया जाएगा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर और वेक्टर ऑफ एरिया। एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे जैसे आपने मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया कि यहां एंगल हो गया 180। अब इसे सॉल्व करें, तो बेटा जब हम इसके लिए फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे, तो बाय फॉर्मूला हम लिखेंगे ई ds, वी विल कंटिन्यू बाय राइटिंग cos 180। आप सब जानते हैं cos 180 कितना होता है? -1। -1, यानी कि यहां आंसर आ गया माइनस ऑफ ईडीएस। तो आप नोटिस करें, प्लस ईडीएस से लेके माइनस ईडीएस कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। क्लियर हो गई बच्चों बात? यस सर। इसमें एक और बात समझनी है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझनी है। सपोज मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम रखता हूं, बड़े गौर से देखें इस डायग्राम को, जिसमें मैं एरिया तीन अलग अलग शेप्स का बनाता हूं। ये कुछ तीन अलग अलग शेप्स के एरियाज हैं। अब आप गौर करें, ये बिल्कुल सर्कुलर है, ये इस तरीके से हाफ स्फीयर है, और ये बिल्कुल बिगड़ा हुआ शेप है। अब यकीन जाने आप, इसमें से जो लाइंस पास हो रही हैं, हम कह रहे हैं कि भाई तीनों में सेम लाइंस पास हो रही हैं, बिल्कुल नॉर्मली जा रही हैं, सीधा जा रही हैं, परपेंडिकुलर, एंगल थीटा जीरो, क्योंकि एरिया वेक्टर से मेजर होगा। अगर हम ये कहें बच्चों के इसमें फ्लक्स φ1 है, इसमें फ्लक्स φ2 है, और इसमें फ्लक्स φ3 है, तो बिलीव मी, इन तीनों केसेस में आप फ्लक्स का मैग्नीट्यूड सेम बताएंगे। ठीक है? यस सर। अब इसका शेप कैसा है उससे कोई लेना देना नहीं। गेटिंग इट? यस सर। इट्स नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट कि उसका शेप कैसा है। आंसर तो हमारा यही होगा कि भाई इसमें फ्लक्स बराबर होगा।
दैट्स इट। हालांकि इसका शेप तो काफी बिगड़ा हुआ है, तो हम ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वो कुछ नहीं गिनते, हम बोलते भाई कितने लाइन जा रहे हैं, फ्रंट फेसिंग एरिया कितना है, बात खत्म। आगे बच्चों बात समझ में? यस सर। अब आइए एक छोटी सी और लास्ट और आखिरी डेफिनेशन इसमें समझते हैं, फ्लक्स डेंसिटी। बिल्कुल आसान सा डेफिनेशन है, कोई नई बात नहीं है। आप ताज्जुब करेंगे ये क्या आ गया, आप ऐसे बोलेंगे। बच्चों जब हम फ्लक्स लिख रहे हैं तो आपको पता है हम ऐसा लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से। आगे cos थीटा आ सकता है, बट मैक्सिमम वैल्यू तो यही होती है जहां पे थीटा 0 हो जाता है, ई और ds वेक्टर्स के बीच में। यस ठीक सर। है, जरा सोचो कि अगर मैं इसे यूं अरेंज करूं, फ्लक्स अपॉन एरिया, तो किसी भी चीज को उसकी लेंथ या उसके एरिया या उसके वॉल्यूम से डिफाइन करने पर क्या बनता है? फ्लक्स डेंसिटी। नहीं 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 नहीं, सिर्फ डेंसिटी बनता है। किसी भी चीज को उसकी लेंथ या उसके वॉल्यूम या उसके एरिया से डिवाइड करने पर उस चीज की डेंसिटी बनती है। जैसे चार्ज के लिए, चार्ज अपॉन लेंथ लीनियर मास, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बोलो यार, तो यहां फ्लक्स अपॉन एरिया आ गया, क्योंकि उसको हम पर यूनिट एरिया गिन रहे हैं। तो ये टर्म अपने आप में क्या कहलाएगा? डेंसिटी। हाँ, किस चीज की डेंसिटी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स की डेंसिटी। फ्लक्स की डेंसिटी हो गया, लेकिन गौर करें ये चीज क्या बन रही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। जब हम फ्लक्स की डेंसिटी निकालते हैं तो ये क्या बना? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स। इलेक्ट्रिक डेंसिटी। नहीं 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 बेटा, आप गौर ही नहीं कर रहे। फ्लक्स डेंसिटी जब हमने निकाली तो ये बना क्या? क्या है ये ई? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हाँ, तो वो असल में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही है। बोलने के लिए तो ये फ्लक्स डेंसिटी बन गया कि भाई गिवन फ्लक्स पर यूनिट एरिया, किसी गिवन फ्लक्स को उसके एरिया से डिवाइड कर दो, पर यूनिट एरिया आ गया बोलने के लिए बाई टर्म। लेकिन असलियत में वो किस चीज को बता रहा है? उस जगह पर क्या बता रहा है वो? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को बता रहा है। कीप दिस पॉइंट इन माइंड। तो जब हम इसके यूनिट लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट लगा देंगे, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। विल जस्ट सिंपली अप्लाई द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। डायमेंशन लिखेंगे तो हम उसी अंदाज से लिखेंगे डायमेंशन जैसे पहले लिखे थे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए, m1 l1 t-3 i-1। तो बताने के लिए तो एक नया टर्म बन गया फ्लक्स डेंसिटी, लेकिन असलियत में ये रिड्यूस हो जाता है। ये बेसिकली हम वापस आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात चल रही है। तो कई बार हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को क्वेश्चंस में फ्लक्स डेंसिटी के नाम से भी पढ़ेंगे। समझे बच्चों बात को? यस सर। ओके, आइए कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको लेता हूं। ठीक है, डायमेंशन बिल्कुल सही लिखे हैं मैंने, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायमेंशन लिखे हैं। गौर करें, किसी का मैसेज आया था सर L3 होना चाहिए। नो, वो तो फ्लक्स के डायमेंशन थे L3, मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायमेंशन लिखे हैं। और तुम खुद सोचो, L3 नीचे एरिया L2 डिवाइड कर लो तो L1 आ जाएगा। समझ रहे हैं बेटा? यस यस सर। चलो कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, या मैथमेटिकल रखूं? मैथमेटिकली क्वेश्चन रखते हैं। वी हैव 10 मिनट्स, तो हम इसको जरा एक दो मैथमेटिकल क्वेश्चन, मैथमेटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन लेते हैं। ज्यादा इंटीग्रेशन वाले आज नहीं लूंगा मैं, आगे आने वाली क्लासेस में मैं इसको ऐड कर दूंगा। फिलहाल कुछ बेसिक छोटे मोटे मैथमेटिकल कंडीशन वाले क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, अच्छा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात अपने जहन में बिठाना, फ्लक्स कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। कब बनेगा फ्लक्स? जब इलेक्ट्रिक लाइंस एरिया में से परपेंडिकुलर। जाएगी। हाँ, पास होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलरली जाए इंक्लाइन जाए, लेकिन जाए तो फ्लक्स यस बनेगा। सर। और फ्लक्स कब नहीं बनेगा? When the lines are not passing. नॉट पासिंग, वो एरिया में से नहीं जाना। वो देख के समझ आता है, हमको लॉजिक लगाना है यहाँ पे, बाद में फॉर्मूला, पहले लॉजिक। फॉर्मूला बाद में लगाएंगे हम, याद रखो। अगर इस चीज को आसान करना चाहते हो तो पहले लॉजिक लगाओ, सोचो कि लाइन जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो फ्लक्स बनेगा और कैलकुलेशन करना, और अगर लाइन जा ही नहीं रही है तो शुरुआत से ही जीरो बोल देना। गौर करना इस बात पे।
ठीक है, अब आओ इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, ऐसे बताया है 3/5 E0 I कैप एंड 4/5 E0 J कैप। मतलब ये फील्ड दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, I और J, X और Y। E0 का वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻3, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया, एरिया गिवन है पैरेलल टू YZ प्लेन। अब गौर करना एरिया कैसे रखा हुआ है, तो लेट मी ड्रॉ अ रिप्रेजेंटेशन। ये एक्स एक्सिस है मान ले, ये वाई एक्सिस है मान ले, और ये यूं इस तरीके से यहां जो चल रहा है ये जेड एक्सिस है। ये जो एरिया हमको गिवन है ना मैग्नीट्यूड में, सॉरी ये लेट मी टेल, ये जेड एक्सिस, आई वाज ऑन अ पॉइंट कि ये जो एरिया हमको यहाँ मैग्नीट्यूड में गिवन है ये वाईजेड प्लेन में है। मतलब आपने इमेजिन करना है कि अब ये एरिया कैसे रखा गया होगा। तो बच्चा ये एरिया यूं रखा गया होगा, हो गया वाईजेड प्लेन में, वाई और जेड के प्लेन में एरिया आ गया। यस सर। ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर में बताऊं तो यूं ऐसे एक्स एक्सिस में बता सकता हूं। इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा सोचो, एक्स में जाएगा। चाहे तो पॉजिटिव ले ले, चाहे तो पीछे की तरफ निगेटिव एक्स एक्सिस ले ले, इसका वेक्टर इसके सरफेस को परपेंडिकुलर आता है। गलती नहीं करें प्लीज। यस सर। हाँ, अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहां जा रही है बच्चों, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहां कहां जा रही है बताओ। एक जा रही है, यस, एक्स एक्सिस में, और दूसरी जा रही है वाई वाई एक्सिस एक्सिस। में। इसका एक्स कंपोनेंट हो गया ये, और ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया। गौर करो इसका एरिया वेक्टर भी यूं आएगा, ये डीएस एरिया वेक्टर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ऐसे अरेंजमेंट में इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के कौन से कंपोनेंट से फ्लक्स बनेगा और कौन से कंपोनेंट से नहीं बनेगा। ई एक्स से बनेगा, ई वाई से। ईएक्स से बनेगा, ईवाई जा ही नहीं रहा इसमें से। इस लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा ना, उसकी वजह से इस एरिया में फ्लक्स डेवलप होगा। तो कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ईएक्स क्या ईवाई। ई एक्स। सबको समझा बच्चों ये। यस सर। हाँ, तो अब मैं फ्लक्स लिखना चाहता हूं, हेल्प करें मेरी। तो फ्लक्स मैं लिख रहा हूं ई डीएस कॉस थीटा। अब सोच समझ के बताना, ई क्या लिखूं, एक्स कंपोनेंट लिखूं या वाई कंपोनेंट लिखूं। एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट, शाबाश। थीटा क्या लिखूं, जीरो लिखूं या जीरो। 90 लिखूं। जीरो। जीरो बराबर ना, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में एंगल लेते हैं तो दोनों नॉर्मल है, सॉरी दोनों पैरेलल है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सरफेस पे नॉर्मल है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू एज सिंपल एज पॉसिबल। यस सर। अब बताएं एक्स कंपोनेंट कितना है, तो ये है अपना एक्स कंपोनेंट, सही है। यस सर। आई कैप से पहचाना ना हमने, तो ये हो गया बेटा 3/5 E0 इंटू ds है 0.2 cos 01। कैलकुलेशन निपटा दो। 3/5 E0 हमको वैल्यू में गिवन है 2 × 10⁻³ इंटू ये हो गया 0.1 इंटू ये 1 आगे का, अगर हम कैलकुलेशन में लेना ही चाहें उसे तो। बता दें क्या होगा आप, इसको 2 कर दिया मैंने, 2 0 इसको दे दिए तो 200 हो गया। तो लेट मी राइट दिस एज 3/5 200 इंटू 2 इंटू आगे का 1, तुमको तकलीफ नहीं होना इसलिए। टेल मी फाइनल आंसर, दिस विल गेट कैंसल। 40, 80, 240। 240, दैट्स इट, 240। दैट्स इट। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, खेल खत्म। आ गया बच्चों समझ में। यस सर। हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसके बाद हम आगे चल के ना, मतलब आगे के लेक्चर्स में, अब अभी फौरन उस पर बात करना भी मुनासिब नहीं है, बट आगे के लेक्चर्स में हम बहुत कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे, जैसे कि सॉलिड एंगल्स पर बात करना है, फिर एक थ्योरम पढ़ना है गॉस थ्योरम बोल के, गॉसेस थ्योरम भी बोलते हैं उसको, और फिर वहां से चैप्टर अपना आगे और बहुत दूर तक जाने वाला है।
ओके, आइए अब इस प्रॉब्लम पे ध्यान दें, गौर करें, अच्छे से ध्यान दें इस प्रॉब्लम पे। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कुछ यूं बताया गया है। ये वर्ड मुझे गलत लग रहा है, यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि ये बाकायदा कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, y की वैल्यू, z की वैल्यू, x की वैल्यू। तो मेक अ सर्टेन करेक्शन इन द क्वेश्चन। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जैसा नहीं है ये, बदलेगा। देखो y की वैल्यू 0 हो गई मान लो, तो ये टर्म 0 हो गया ना। x की वैल्यू 5 हो गई मान लो, तो ये 5 ck हो गया, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 6 हो जाती है तो ये 6 ck हो जाएगा। तो इज इट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। चलें, लेकिन ये तीनों एक्सिस में है, I में, J में, K में, तीनों में है ये बंदा तीनों में है। अब डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस इन XY प्लेन। एरिया XY प्लेन में है। शुरुआत है x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू W तक, और y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू h तक। तो मुझे आपको समझाने के लिए तो एक अच्छा खासा ज्योमेट्री बनाना पड़ेगा यहाँ पे। आए देखें, लेट्स से कि ये XY एक्सिस हो गए, और यूं ना Z एक्सिस हो गया। तब हमारा प्लेन कौन सी साइड में है, कौन से प्लेन में है? XY। मतलब यूं है प्लेन। एरिया वेक्टर कहां जाएगा? Z में जाएगा एरिया वेक्टर। यस सर। ठीक है ना, तो यहां मैं बना नहीं रहा हूं, बस समझ लो कि एरिया वेक्टर Z में जाएगा। पक्की बात है? यस सर। या थोड़ा सा मैं अगर इसका इंक्लिनेशन चेंज कर दूं ताकि आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आए, तो मैं इसकी लेबलिंग जरा बदलता हूं। ये यहां से हटा के ना, इसकी लेबलिंग में थोड़ी सी बदल देता हूं। क्या करते हैं कि इसको बोल देते हैं y, और इसको बोल देते हैं z। ऐसा कर सकते हैं हम बेटा, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो जिस एरिया के बारे में हम बात कर रहे थे वो ऐसा है, क्यों है? अब शायद जल्दी समझ में आए। एरिया वेक्टर कहां जाएगा? जेड। Z। Z में जाएगा। अच्छा, अब इसके मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे हैं? तो बेटा इसके मैग्नेटिक फील्ड तीनों तरफ है। यू हैव मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी 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 फॉर द वर्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पैरेलल में दूसरा एक चैप्टर भी चल रहा है इसलिए आ गया मेरे माइंड में वो। इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे हैं? एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है। ठीक है बेटा, यस सर। Yes. मुझे बताओ कि इस एरिया के हिसाब से कौन से कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स बनेगा? EZ EY। ईवाई से भी बनेगा, तुमको ऐसा लगता है? ईवाई वाली लाइन इस एरिया के ऊपर से जाएगी, ऐसे अंदर नहीं घुसेगी। अंदर, इस एरिया के अंदर जाने वाली लाइन खाली इजेड की होगी। सोच के देखो, जब तक यस लाइन सर। एरिया के अंदर नहीं जाती है, उसके थ्रू नहीं जाती है, चाहे सीधा जाए चाहे एंगल पे जाए, तब तक फ्लक्स नहीं बनता है। इजेड वाली लाइन, अगर मैं जस्ट आपको बना के बताने की, समझाने की कोशिश करूं, तो इजेड वाली लाइन एरिया पे से ऐसे जा रही है, अंदर गई क्या? नो सर। No. सॉरी, ईएक्स वाली लाइन, ईएक्स वाली, ईवाई वाली लाइन ऐसे जा रही है, अंदर गई क्या? No, sir. और इजेड वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये अंदर जाएगी। Yes, यस सर। sir. Yes. मतलब कौन कंट्रीब्यूट करेगा? EZ. ओनली EZ. कंपोनेंट, पहले ये समझना जरूरी है। तो ये जो इतनी बड़ी इक्वेशन हमको दे रखी है इसने, इसमें से आई कंपोनेंट काम का नहीं है, जे कंपोनेंट काम का नहीं है। काम चलेगा सिर्फ किससे? के वाले से, क्योंकि हमारा फ्लक्स तो वही बना रहा है। अब Yes. फिर गड़बड़ हो गई, ये चीज कांस्टेंट नहीं है। गौर करो, ये कांस्टेंट है क्या? No. नहीं है कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो हमको जो भी फ्लक्स यहां पे निकालना होगा बेटा, जो भी फ्लक्स, वो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। कांस्टेंट होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करते। सोचो जरा, मैंने सही लिखा क्या? यस सर। अच्छे से सोचना।
पक्का? EX. EX आएगा? अगर तुम बोल रहे हो EX आया तो मतलब तुमने मेरे 1 घंटे की पढ़ाई पे पूरा पानी फेर दिया। EX आएगा। फ्लक्स No, कौन sir. सा फील्ड बनाता है Z. जो एरिया के अंदर से जाता है? क्या EX वाली लाइन Z. Z. के अंदर से जा रही है? Z. No. Sir. Sorry. No. नहीं तो ये किसी बच्ची के जहन में ऐसा आया होगा, EX ले लो, यहाँ पहले EX लिया था, यहाँ भी EX ले लो। अरे बेटा दिमाग चलाओ प्लीज, समझो बात को। फ्लक्स सिर्फ उसी फील्ड लाइन की वजह से बनेगा जो एरिया को काटेगा, एरिया के अंदर से जाएगा, एरिया को क्रॉस करेगा, एरिया में घुसेगा या एरिया में से निकलेगा। EX वाली लाइन एरिया के ऊपर से जा रही है, EY वाली लाइन एरिया के ऊपर से जा रही है, उसमें अंदर नहीं घुस रही। EZ वाली लाइन एरिया में अंदर घुसेगी, Yes, sir. तो EZ आएगा। अब इंटीग्रेट करना पड़ा। क्यों इंटीग्रेट करना पड़ा? बिकॉज दिस इज नॉट कांस्टेंट। अब इंटीग्रेट करने के लिए चलो cos 0 हो गया, ये भी समझ में आया। EZ और ये एरिया देखो, देख लो बेटा, दोनों में एंगल क्या है? 0 है ना। Yes, sir. अब DS चॉइस करना पड़ेगा। DS का वैल्यू तो दिया ही नहीं इसने कुछ, तो कैसे चॉइस करें? तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ना एक स्ट्रिप बनाएंगे। बड़े ध्यान से देखना, ये यूं एक स्ट्रिप बना देंगे, या लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट स्ट्रिप इन सम डिफरेंट फॉर्म। एक ऐसी स्ट्रिप बनाएंगे, ये हम बोलेंगे कि ये DS है। समझे बच्चों? ये 0, ये H, ये W, क्योंकि ये बोल रहा है X 0 से लेकर W तक है और Y 0 से लेकर H तक है, तो Y एक्सिस में ये 0 से लेकर H तक और X एक्सिस में 0 से लेकर W तक। और ये जो थिकनेस है इसकी, फिलहाल मैं बोल के चलूंगी ये थिकनेस X है, और ये जो साइड है ये H है। ये तो समझ में आ रही है, यहां से लेके यहां तक H है। Yes, sir. हाँ, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पे ही आ रहा हूं बेटा मैं, घबराओ मत। आई कम ऑन द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। किसी ने क्वेश्चन पूछा सर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, तो मैं वहीं आ रहा हूं बेटा। तो पहले मैंने DS चॉइस किया। अब यहां मुझे देख के बताओ, ठीक से देख के बताओ, सोच के बताओ, DS क्या है? ये स्ट्रिप का एरिया, तो ये स्ट्रिप का थिकनेस कितना है? DX. DX है। और इसकी ये जो लेंथ बोल रहे हैं आप, इसकी ब्रेड्थ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं H है। शाबाश। तो क्या इसका एरिया DX इंटू H हो गया? Sir. लेंथ इंटू ब्रेड्थ। Yes, sir. करेक्ट हो रहा है बेटा? Yes, sir. अब जरा गौर से देखें, मैं लिमिट पे आता हूं बच्चों, डरो मत। EZ DS हटा के मैंने लिखा H DX, cos 0 तो 1 हो गया। अब आते हैं इसकी लिमिट पर। देखो ये स्ट्रिप अगर मैं यहां बीच में ना चॉइस करके यहां किनारे भी चॉइस करता, तो ये H तो H ही रहता। क्या कहते हो? ऐसे ऐसे चॉइस करता ना मैं, देखो ये चॉइस करके दिखाता हूं आपको। अगर मैं यहाँ चॉइस करता, तो इसमें और इस H में कोई फर्क पड़ता है क्या? पहले भी ये H ही रहती लाइन और अब भी H ही है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो H पर लिमिट नहीं लगेगी, लेकिन ये DX पर लिमिट लगेगी, क्योंकि ये शुरुआत में 0 है और एंड तक कहां पहुंचेगा? W. W, मतलब इंटीग्रेशन 0 से लेकर W तक होगा। समझे बेटा बात? Yes, sir. अब EZ की वैल्यू पुटअप करो, ये EZ है, ये EZ है अपना K कंपोनेंट। EZ की वैल्यू पुटअप करो, बताओ तो क्या होगा ये? 0 से लेकर W, अगर मैं गलत नहीं हूं, CX, CX सही जा रहा है, Yes, sir. HDX। K सिर्फ वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, तो वो इंटीग्रेशन में मत लाओ बेकार में, बाकी सब हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। H कांस्टेंट है, मैं अभी बोल चुका हूं, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा 0 से लेकर W। अच्छा C भी कांस्टेंट है, वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, वो तो क्वेश्चन में ही बोला है कि C कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन हुआ X dx पर। बोलो, गलती मत करो, बोलो। X square divided by 2 शाबाश, बहुत अच्छे। into X. X स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 से लेके
W इंटू एक्स नहीं आता है, इंटीग्रेशन हो गया, dx चला जाता है प्लीज। यस सर। 0 से लेके W, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो। W स्क्वायर माइनस वेरी गुड, W स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, मतलब अल्टीमेटली बचा क्या? W स्क्वायर बाय 2। सी एच डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया इसका फ्लक्स, ये हो गया बेटा इसका फ्लक्स। गेटिंग इट? यस सर। यस सर। अब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, फ्लक्स की कहानी जस्ट अभी शुरू हुई है, इसमें हमको बहुत आगे तक जाना है। पहले तो मैं इसमें कुछ और बेसिक न्यूमेरिकल्स ऐड करूंगा अगली क्लास में, और फिर उसके बाद और इसमें एक्सटेंडेड कंसेप्ट्स जो हैं उन पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, हम रुक जाते हैं फिर यहाँ पे।